नमस्कार, मैं प्रियंका गहलोत, प्रिया कुमार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। लेखन का सफर की इस नई कड़ी में एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष एक नई पुस्तक के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखन का सफर कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से निरंतर आप सभी के बीच सक्रिय है और हम हर बार कुछ नया, कुछ नई किताबें, कुछ नए रचनाकारों के साथ आपसे रूबरू होते हैं। तो इस बार जिस पुस्तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सुंदर काव्य संग्रह है। इसका नाम है तपिश जीवन की। ये पुस्तक है वरिष्ठ लेखिका अंजू क्वात्रा जी की। आज जिनसे हम बातचीत करेंगे उनके लेखन के बारे में, जानेंगे कि उनकी लेखन यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ तक पहुंची है। मगर उससे पहले हम बात करेंगे उनके पाठकों से। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी कि उन्हें हमारे साथ जोड़ना प्रारंभ करें। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कुमार सुबोध जी को। एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगी कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और स्नातक के प्रारंभिक वर्ष से ही आप ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी विभाग तथा दिल्ली दूरदर्शन पर निरंतर 20 वर्षों तक विभिन्न विषयों पर स्क्रिप्ट लेखन एवं अपनी वाणी में प्रस्तुति करते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमार सुबोध जी। हमारे अगले पाठक हैं मुकेश भटनागर जी, जो कि पेशे से एक बैंकर रह चुके हैं और साहित्य जगत में आज एक जानी मानी हस्ती। पिछले एक दशक से आपकी 8 प्रेरणात्मक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई साझा संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं। आप एक कुशल सामग्री लेखक व समालोचनात्मक समीक्षक हैं और साथ ही एक निष्ठावान समाजसेवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी। अगली पाठक के रूप में हमसे जुड़ रही हैं सरोज अग्रवाल, जो कि एक गृहिणी, लेखिका, संचालिका, एक कथक दिव्यांगना, समाज सेविका और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी रही हैं। आप इनर व्हील क्लब में विगत कई वर्षों से जोनल हेड के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही स्नेह काव्यधार मंच की संस्थापिका भी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है सरोज जी। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। नमस्कार सरोज जी। और हमारी एक और पाठिका है आज की, वो है वीना अग्रवाल जी। वीना अग्रवाल जी भी लेखिका हैं। आप कविता लेखन, गजल, गीत, दोहे, मुक्तक, कुंडलिया छंद और सैकड़ों ईश्वर भक्ति गीतों की आपने रचना की है। आप वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। आपकी पुस्तक नन्ही काव्या को दिल्ली के 105 स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए चयन भी किया गया है। आप सभी पाठकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं लेखन का सफर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अंजू जी की पुस्तक तपिश के बारे में। तो मैं सबसे पहले चलना चाहूंगी सुबोध जी की तरफ और जानना चाहूंगी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप किस तरह से अंजू जी से मिले और उनके लेखन को पढ़ने के बाद आपकी क्या राय बनी है। सुबोध जी। समस्त मंच को प्रणाम, सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा अभिवादन और अभिनंदन। सभी का स्वागत है। सर, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। यदि आपने ईयरफोन लगाया है तो थोड़ा माइक नजदीक रख के प्लीज बोलिए। ईयरफोन नहीं है। अब आवाज ठीक है? मुझे तो बहुत ही कम आ रही है आवाज, पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर सुनाई नहीं दे। मैंने ईयरफोन लगाया है, आज उस आवाज में दिक्कत है। जी सुबोध जी, आप अगर यदि ईयरफोन हो तो प्लीज कनेक्ट कर लीजिए। जी, जब तक सुबोध जी हमसे जुड़ते हैं दोबारा, हम चलते हैं मुकेश जी की तरफ और तब तक उनकी प्रतिक्रिया हम लेते हैं अंजू जी की पुस्तक तपिश के बारे में। मुकेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं मुकेश जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है। धन्यवाद मंच को। नमस्कार। अब हम बात करें तो तपिश जीवन की लेखिका अंजू क्वात्रा जी के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगा इनसे मेरा परिचय एक मंच पे हुआ था, जहाँ कुछ दिव्यांगजन एक आए हुए थे और उन्होंने उनको देखा तो उनका हृदय जो कहते हैं ना एम्पैथी होती है, तो उनसे शायद वो देखा नहीं गया
उनकी फितरत में भी, आदत में भी है। उन्होंने उसके इलाज के लिए सारा खर्चा वहन किया। उसे उदयपुर जो है एक प्रोस्थेटिक हाथों के लिए उसके एम्प्यूट हो गए थे हाथ कोरोना काल के दौरान, तो वहाँ उन्होंने उदयपुर में उसके हाथ लगवाए, मदद करी, सहयोग किया और 3-4 दिन में उन्हें वापस भी आ गया। उसके बाद जब हमने उनके बारे में सुना और समझा और किस तरह से उन्होंने उसकी मदद करी, तो रुझान इनसे हमारा बढ़ता गया और हम निरंतर मिलते रहे। आज 4 साल में हम काफ़ी मंचों पे साथ रहे हैं और इनकी दोनों पुस्तकें दो कल्पास और तपिश जीवन के बारे में जब मुझे पता चला, तो मैं एक मंजर बताना चाहूँगा। हुआ ये कि शायद इनकी पुस्तक तपिश जीवन की दिसंबर या जनवरी 2024 में प्रकाशित हुई थी आपके फोरम के माध्यम से। मैं विश्व पुस्तक मेले में गया हुआ था, लेखक मंच पे बैठा, मैं दूसरे जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लेखक थे, कुछ वहाँ सेलिब्रिटीज भी थे, उनको मैं सुन रहा था। तो वहाँ एक प्रश्न किया हमने, जो अध्यक्ष थे नेशनल बुक ट्रस्ट उसके अध्यक्ष थे मुकेश जी, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है, आप कृपया म्यूट करिए। हाँ, आपकी तरफ से ही बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। अब ये किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। आपके पास कोई और डिवाइस हो या मोबाइल दूसरा रखा हो तो आप उसका नेटवर्क कर लीजिए। जी, कुछ भी हम सुन नहीं पा रहे हैं। जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं। अभी बताइए सरोज जी, अभी आवाज साफ है? अब एकदम जी अंजू, हाँ जी, अंजू जी की अभी मैसेज आया है, वो भी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। तो नहीं, अभी भी फिर से वही डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप दोबारा से रिकनेक्ट कर लीजिए मुकेश जी। हाँ, इनकी उसी में आवाज आ रही है जी। हाँ जी, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए प्लीज करके आप दोबारा ज्वाइन। बहुत डिस्टर्बेंस था। चलिए कोई बात नहीं, ये टेक्निकल इशू होते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कुछ नहीं होती तो सरोज जी, जब तक हमारे दोनों पाठक जुड़ते हैं तब तक हम आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कार्यक्रम निरंतर बना रहेगा इसी तरह से। जी सरोज जी। सबसे पहले मैं अपने केशव को प्रणाम कर, जी प्लीज म्यूट कर दीजिए तो हो सकता आवाज आए। जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने केशव को प्रणाम करती हुई मंच पे हमारे साथ में जिन्होंने मुझे मंच पे आज आमंत्रित किया है, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे साथी जितने भी मंच पे उनको मैं नमन करती हूँ। और बात चल रही है आज अंजू जी के बारे में और अंजू जी की किताब के बारे में। बस एक शब्द में अंजू जी के लिए बहुत है कि अंजू जी जैसी व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व आज के दिन में मिलना बहुत मुश्किल है। जितनी सॉफ्ट है उतनी ही दयावान है। ये उदयपुर से जुड़ी हुई है और जहां भी जाती हैं साहित्य को बढ़ावा देती हैं। इनकी पहली पुस्तक तो मैंने नहीं पढ़ी, दूसरी मुझे उनकी आज ही मिली है और जब से मिली है मैं उनकी सारी रचनाएं को पढ़ी हूँ। उनकी कई रचनाएं बहुत अच्छी लगी, जैसे जीवन चक्र। उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है कि जन्म भी शाश्वत और मृत्यु भी है शाश्वत, रुकता नहीं जीवन का चक्र, कुछ भी हो नहीं रहता जीवन पर्यंत, पंच तत्व से निर्मित काया है, पंच तत्व में विलीन हो जाना है, किसका यहाँ ठौर ठिकाना है। एकदम सिंपल शब्दों में जीवन की सच्चाई इन्होंने बताई और इन्होंने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, चाहे वो प्रभु का हो, कृष्ण वंदना हो, गुरु वंदना हो, स्त्री पे हो या समाज पे हो या अपने प्रेम पे हो। काश मैं तस्वीर होती या मैं जिंदगी की एक किताब होती या जिंदगी की उड़ान, ओस की बूंद, खट्टा मीठा, चिंगारी, सफर, चश्मा, सभी रचनाएं इनकी एक से एक है। और जो इसमें लोगों ने संदेश, शुभकामना संदेश दिया है, रामपाल जी ने तो दिया ही दिया है भूमिका में, पर उमंग सरीन जी ने जो इनके लिए लिखा है वो अद्भुत है। एक एक शब्द मोती जैसे पिरोए हैं उन्होंने और मुझे लगता है शायद इसकी अधिकारी है हमारी अंजू कवत्रा जी, उन्होंने एकदम सही लिखा है उनके लिए। और बस ये उनका आखिरी संदेश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि नए पल उनकी उसका है, हारो नहीं, थको नहीं, अपने रास्ते खुद चुनो, बेहतर से बेहतर तलाश करो और कोशिश, हौसला, उम्मीद, फिर नई शुरुआत करो, फिर नई शुरुआत करो। ये इनकी रचना बहुत प्रेरणा देती है। अंजू जी को नई तपिश पुस्तक के लिए
ढेरों दिल से बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। बहुत मीठे शब्दों में आपने अंजू जी की पुस्तक के बारे में बताया, और वाकई में उन्होंने कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ा है जो इस पुस्तक में उन्होंने ना लिखा हो। हर विषय पर उनकी कविताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अंजू जी से आगे। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे दोनों पाठक भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं पहले वीना जी का रुख करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करें, और बाकी गुणीजनों से मैं निवेदन करूंगी कि आप म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज का डिस्टर्बेंस ना हो। वीना जी म्यूट हो जाए। जी जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय सुबोध जी और अभी सरोज जी ने जो पढ़ा, और संचालिका महोदय, आप सभी को नमन करते हुए, मैं मेरी बहुत ही प्रिय सखी है अंजू जी, क्योंकि मैंने उन्हें नेपाल महोत्सव अभी हमारा हुआ, जो हम 3 दिन एक साथ रहे, वहां पर मैंने उनके व्यक्तित्व को जाना कि कितना निर्भीक व्यक्तित्व है उनका, और निर्मल निश्चल मन, जैसी बाहर है वैसे ही अंदर है। तो ये व्यक्तित्व आज की दुनिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है, मुझे लगता है। तो और उनकी कविताओं में भी ये परिलक्षित होता है। तो ये सबसे पहली बात, तो जब मैं देखती हूँ कि तपिश जीवन की, ये जो काव्य, किसी भी पुस्तक का जो एक शीर्षक होता है, वो समूची किताब का आईना होता है। और उन्होंने मुझे बताया, हमें बताया था जब हम साथ साथ रहे, कि कोरोना काल में लिखी हुई किताब है ये। और उन्होंने उन्हें कोरोना जब हुआ तो काफी समय के लिए उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ा, अपने पारिवारिक जनों से अलग होना पड़ा, और जिस तरह की उन्होंने पीड़ा इसमें भोगी, तो वो बहुत कुछ इसमें है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो लेखक है वो स्वयं की अनुभूतियां ही ज्यादातर अपनी कविताओं में उतारता है। तो ये कविता जो है, और इसमें एक बात और भी मैं कहती हूँ कि यह जो काव्य संग्रह है, इसमें उन जो क्षेत्र कविता है वो विविध वर्णी कविता है। ऐसा नहीं है कि एक विषय उन्होंने चुना है, बहुत सारी विषय, जैसे उन्होंने करवा चौथ की बात कही है, दीपावली की बात कही है, तो इससे पता लगता है कि वो अपनी भारतीय संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों में कितनी आस्था रखती है। और करवा चौथ जो उन्होंने अपने पति के लिए जो प्रार्थना की है, तो वो बहुत अनूठी प्रार्थना है, वो बहुत प्यारी कविता है। तो मैं ये कहूंगी कि ये संपूर्ण जो काव्य संग्रह है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी जो कि जिसकी सभी कविताएं हमारे मर्म को छूती हैं। और देखिए वो कितनी, बल्कि बड़े अदब से बात कहती है, बड़ी बड़ी बात को बड़े अदब से कहती है, जब कहती है कि मैं रावण हूँ, 10 के 10 सिर बाहर रखता हूँ। इस एक ही बात में मानव जीवन का, कहते हैं हाँ मैं मानव हूं, पर तुम मानव हो, पर मैं दानव भी तुमसे अच्छा हूं। तो आज सही बात है। आप देखिए, रावण ने सीता को हाथ तक नहीं लगाया, बेशक वो रावण था। तो आज हम उसी रावण को बार बार फूंक रहे हैं। तो ये बहुत सारी रचना है, जो कुछ एक आध और भी जो मैंने नोट करी है उसमें। तो ये है कि उनकी ये रचना मुझे अच्छी लगी कि मेरे जहन का कमरा उदास है, ना कोई आस पास है, ना वजह कोई खास है, मिट्टी का मन फिर भी तन्हा, और अभी टूटी नहीं आस है, मेरे साथ मेरा विश्वास है। उनका जो ये विश्वास है, ये बहुत सारी कविताओं में बोलता है। और मैं प्रेरणा लेती हूँ कि कितने भी मुश्किल हमारे जीवन में आए, अगर हमारा विश्वास, हमारा धैर्य हमारे साथ रहेगा, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक और रचना उन्होंने कहा है, देखिए, वो पर्यावरण के प्रति भी सचेत है। वो कहती है, जब कैसा है ये गर्द और गुब्बार, ये दिल्ली है मेरे यार, दीपावली पर मिली खुशियां बेसुमार, पर सांस लेना हो गया दुश्वार, वृक्ष लगाना ही एक है उपचार। और मैं एक बात और भी कहती हूँ, कोई भी रचनाकार, कहानीकार, कवि, वही श्रेष्ठ होता है जो समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी देता है। तो मैंने अंजू जी की रचनाओं में पाया है कि हर कविता के अंत में उन्होंने एक समाधान भी रखा है। बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री है। और सबसे बड़ी बात, वो समाज से लिखा है, इतने सालों से जो वहां पर अपना सेवा संस्थान, नारायण सेवा संस्थान से जुड़ी हुई है और गरीबों की सेवा कर रही है। और एक और भी मैं एक और 2 पंक्तियां और कहती हूँ कि हर जिंदगी का
एक इम्तिहान होता है। ये सभी की मन की बात है। देखिए, हर जिंदगी का एक इम्तिहान होता है, जो मुश्किलों से करता है मुकाबला, फिर उसके साथ सारा जहान होता है। तो बहुत ही सुंदर कविता है। और एक कविता और है उनकी कि आओ सफर पर निकलते हैं, जो कुछ घटित हुआ उसे भूल कर फिर से साथ चलते हैं। तो उनमें क्षमा भावना भी है, क्षमाशील उनका हृदय भी है। तो बहुत उदार मना, ऐसी निर्भीक और ऐसी सच्ची और इतनी प्यारी, अपनी दोस्तों पर जान लुटाने वाली, जो मैंने सब वहां महसूस किया। उनका साथ पाकर कौन अच्छा महसूस नहीं करेगा। कहने को बहुत कुछ है, तो और सभी को कहना है, इसलिए मैं बात को बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। और जैसा कि आपने बताया, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी अंजू जी से कई बार मिल चुकी हूँ, और जब उनसे सामने रूबरू हुई हूँ तो उनका व्यक्तित्व बिल्कुल एक आईने की तरह साफ है, बहुत निश्चल है, बहुत भावनात्मक भी है, और आपने जैसे कहा कि मैत्रीपूर्ण उनका व्यवहार है। और मैं उनसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी उनसे बातचीत करते हुए उम्र का फासला महसूस नहीं हुआ। ये बात मुझे आपकी बातों से कहने का मन हुआ कि मैं भी यहाँ ये बात जोड़ दूं कि उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार ऐसा है कि वो उम्र को मायने नहीं रखता है। मैं उनसे बहुत छोटी हूँ और बहुत अच्छा उनसे लगा, कई बार उनसे बातचीत हुई है। बहुत शुक्रिया सरोज जी, आप कार्यक्रम से जुड़ी, आप साथ बने रहिए। हम अगले पाठक की तरफ रुख करते हैं। तो अब हम चलते हैं कुमार सुबोध जी की तरफ और जानते हैं, कुछ नेटवर्क डिस्टरबेंस की वजह से बातचीत बीच में रह गई थी। जी सुबोध जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। कृपया सभी म्यूट कर लीजिए। सभी को मेरा अभिनंदन और अभिवादन। सभी का स्वागत है और सभी श्रोताओं का स्वागत है। आवाज ठीक से आ रही है? अंजू क्वात्रा एक उद्यमी एवं समाज सेवी तो है ही, उसके ऊपर उठकर एक संवेदनशील व्यक्तित्व की धनी होने के साथ साथ काव्य सृजक के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करने में भी सक्षम है। गत 20 वर्षों से नारायण सेवा संस्थान से दाता के तौर पर जुड़ी हुई। तपिश जीवन की काव्य संग्रह में उनके द्वारा प्रतिपादित समाहित कविताएं, जहां एक और जीवन और समाज के अनेकानेक प्रतिमानों को अपनी काव्य भाषा शैली के द्वारा अंतर्मन की भावनाओं और वेदनाओं पर प्रहार करते हुए व्यवस्था पर कटाक्ष करती हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक परिवेश में व्याप्त विभिन्न प्रकार के व्यभिचार और संवेदनहीनता की घटनाओं को उजागर करती हैं। एक और उनकी कविताएं भीतर की वेदना, प्यार की जिद में प्रताड़ना, जीवन में साथ साथ विचरण की आस, रावण चरित्र के माध्यम से व्यभिचार और भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार को बखूबी व्याख्यायी करती हैं, तो दूसरी ओर प्रदूषण, सच झूठ, मन के अनकहे एहसास, जीवन साथी से बिछोह, विश्वास, उदासीनता, अन्नदाता, ईश्वरीय आस्था, जिंदगी का सफर, सरहद का सिपाही, त्योहारों और स्त्री की महत्ता को दर्शाती इत्यादि सभी कविताएं अपने आप में निहित एक संदेश की संवाहक हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व इस संग्रह से एक कविता आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। स्त्री हूं, जो अंजू जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की सटीक व्याख्या करती है। पता नहीं सुबोध जी का शायद नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, फिर बार बार आप कट गए हैं। चलिए मुकेश जी, हम तब तक आपसे बातचीत जारी रखते हैं और हम चाहेंगे आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करेंगे। नमस्कार, मंच को प्रणाम मेरा। बीना जी, और आपने कह दिया अंजू जी के बारे में बड़े संक्षिप्त रूप में, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये पुस्तक मुझे प्राप्त कैसे हुई, जो मैं पहले कहना चाह रहा था। विश्व पुस्तक मेले में जब गया फरवरी 2000 इसी वर्ष, तो वहाँ लेखन मंच पे जो चर्चा चल रही थी उसमें एक प्रश्न उठाया गया कि अच्छी पुस्तक को चुनते समय पाठक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि पाठक को पुस्तक नहीं अपितु लेखक को चुनना चाहिए। फिर यह प्रश्न उठा कि अच्छा लेखक कौन है, तो पाठक को इसका कैसे पता चले। तब उन्होंने कहा अच्छा लेखक वह होता है जिसकी कलम में सच्चाई हो, मौलिकता हो, समसामयिक मुद्दे उजागर करने का उसमें साहस हो,
भावनाएं विचारों उत्तेजक हों, सरल और सहज भाषा से वह पाठक के चेतन अवचेतन मन को छू ले। तो जैसे बीना जी ने कहा, समाज सेवी हैं और दिल से निष्ठा से सक्रिय समाज सेवी हैं, और वो ये भावना वो जो देखती हैं दूसरे में वो महसूस करती हैं। मैंने इस पुस्तक की समीक्षा मार्च के महीने में की थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 76 कविताएं एक से एक बढ़कर है, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर कविता जो है ना हर एक को दिल को छूती है, जैसे ये मेरे साथ ही हो रहा है। तो जीवन की तपिश में तपकर पथरीले राहों पर चलकर इंसान खुद मुकम्मल पाता है, औरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। ये इनके भाव हैं कुछ इस प्रकार। तो मैं ये समझता हूँ पाठक को ये कविताएं झंझोड़ती भी हैं तो कहीं आईना भी दिखाती हैं और हौसला भी बढ़ाती हैं। पुस्तक जीवन के मर्म से परिचय कराती हैं, खुद से खुद की पहचान कराती हैं। मैंने कुछ इनकी कविताएं जो चुनी, वैसे सभी कविताएं हर एक रंग दिखाती हैं, जीवन का हर एक रंग दिखाती हैं, चाहे वह एसिड तेजाब से पीड़ित महिला हो या निर्भया से हो। उन्होंने हर एक को उठाया है। रावण के बारे में जैसे कहा, त्योहार के बारे में कहा, बहुत कुछ इन्होंने कहा कि जो बार बार निरंतर हम पढ़े तो हमें एक नई रोशनी सी मिलती है। तो मैंने जो कुछ पंक्तियां चुनी है मैं बोलना चाहूंगा। जीवन में आए चाहे कितने ही उतार चढ़ाओ, न मन को हताश करो, हर एक से प्यार करो। ये इंसान भी अजीब है, गिनती की चंद सांसें लिए फिरते हैं, 84 लाख योनियों में से भी इंसान नहीं हैवान निकलते हैं। आखिर क्यों नहीं समझ पाया ये इंसान अभी तक। अपने कर्मों से इतिहास रचो, अपने को कम न आंको, उम्मीदों का दामन न कभी छोड़ो, धैर्य से काम लो, दिल की सुनो, उजालों की तरफ बढ़ाओ कदम। एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, गुरु संकट में भी हंसना सिखाते हैं, मुश्किल घड़ी में भी परछाई बन जाते हैं। गुरु तो वह है जो कीचड़ में भी कमल खिलाते हैं। मेरे मन का कोना उदास है, ना कोई आसपास है। जैसे बीना जी ने भी ये पंक्तियां बोली थी, लेकिन ये वास्तव में बहुत अच्छी पंक्ति मुझे भी लगी। मेरे मन का कोना उदास है, ना कोई आसपास है, फिर भी टूटी नहीं आस है, क्योंकि साथ मेरा विश्वास है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे किसी भी लेखक में, ये अपने में विश्वास होना चाहिए। आज जो हम देखते हैं कि कहीं आप इधर से उधर से पंक्तियां जोड़ लेते हैं, लेकिन जो दिल से आवाज निकलती है वो हर एक के दिल को छूती है, और बार बार उसको हम पढ़ते हैं और उनसे हम सीख लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप प्रियंका जी, सुबोध जी ने कहा कि हम क्या अपने पे विश्वास रखना चाहिए। बीना जी भी ने भी कहा विश्वास रखेंगे तो इनके रचना में। तो मैं कहती हूँ विश्वास के साथ साथ में ये चीज आई है कि हमें अपने ऊपर विश्वास के साथ साथ हमको खुद से भी करना चाहिए। प्लीज एक जना बोले तो प्लीज बाकी म्यूट कर लीजिए, इको प्रॉब्लम हो रहा है। हर शायर जब खुद से कुछ करता है तभी कुछ लिख पाता है। कलम ही लिखती तो हर बाबू का दफ्तर गालिब होता है। सही बात कही आपने, और ये बात मैं सहमत हूँ सुबोध जी से भी और मुकेश जी से भी इस बात पे सहमत हूँ। देखिए, पंक्तियां जोड़ने का नाम कविता नहीं होता। ये दो पंक्तियां बेहद अच्छी लगी तो मुझसे छूट गई, जी जी, एक समर्पण भावना जो लिखी जाती है कि ना किसी का एहसान कर रही हो, ना किसी का नुकसान कर रही हो। जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, खुद से खुद की पहचान। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात, बिल्कुल बहुत सुंदर भाव लिखे हैं। और जैसे कि अभी मुकेश जी ने अपनी बातचीत में कहा, यही नहीं करना चाहता, सबकी पहचान कर लेता है, लेकिन खुद से बिल्कुल आत्मबोध होना बहुत जरूरी होता है वीना जी। और मुझे लगता है आप सभी बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, महानुभाव हैं, आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि आत्म साक्षात्कार जीवन में कितना जरूरी है। जब आप स्वयं की पहचान कर लेते हैं तब आपको पता ही बाकी बातों की, बाकी चीजों की, बाकी इंसानों की पहचान होने लग जाती है। और जैसे कि अभी मुकेश जी ने कहा, मैं ये बात जरूर पूरी करना चाहूंगी अपनी, कि मुकेश जी ने कहा कि केवल पंक्तियां जोड़ी नहीं है, उन्होंने भाव जोड़े हैं। तो पंक्तियां जोड़ने का नाम कविता नहीं होता, कविता में मेन होता है भाव। आप किस भाव से रचना को कह रहे हैं, और उस भाव को शुरुआत से लेकर कविता के अंत तक वो पाठक के हृदय में बैठ जाए और आप उस पर मनन करने के लिए मजबूर हो जाए, कविता वह कार्य करती है। और इसीलिए कहानियों से भी ज्यादा जो है वो कविताएं असर करती हैं।
मेरा मानना ऐसा है। हमारे बीच सुबोध जी जुड़ गए हैं, तो हम उनकी बातचीत पूरी सुन लेते हैं, फिर अंजू जी से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी सुबोध जी, आप अपनी बातचीत पूरी कीजिए। आप जी। मैं आप लोगों के बीच उन्हीं की एक कविता है स्त्री हूँ वो रखना चाह रहा हूँ, जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की व्याख्या करती है। सटीक व्याख्या है, सुनिएगा। स्त्री हूँ अबला या सबला, दुर्गा काली या चंडी हूँ, कितने किरदारों को नित्य जीती हूँ, खुद की तकदीर लिखती हूँ, कभी सड़कों पे कुचली जाती हूँ, कभी हैवानियत की भेंट चढ़ती हूँ, फिर भी जिंदा जज्बात रखती हूँ, रोटी पानी की कहानी में खुद का जीवन भूल जाती हूँ, विशाल हृदय की मल्लिका हूँ, हर स्वरूप में ढल जाती हूँ। हाँ स्त्री हूँ, लेकिन अब सब पर भारी हूँ, चुनौतियों से अकेले ही निपटती हूँ, खुद की आवाज हूँ, पुरुषों के संग कंधा मिलाकर चलती हूँ, मुझसे ही सृष्टि मुझसे ही उत्पत्ति, किसी पर नहीं निर्भर हूँ, खुद का संसार चलाती हूँ, प्रकृति की अनुपम कृति, मैं स्त्री दुनिया को रचने की ताकत रखती हूँ, बस सम्मान की खातिर जीती हूँ, सम्मान की खातिर मरती हूँ। यह एक जीवंत उदाहरण है उनकी रचनाओं का और उनके भावनाओं का। कविताएं तो जितनी भी इसमें 76 कविताएं जो भी हैं, एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन समय की सीमा को रखते हुए मैंने ये कविता उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को ध्यान में रखते हुए चुनी, जो आपके समक्ष रखी। बाकी अंजू कातर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने मेरा संग्रह हम सबके बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। और मैं सभी पाठकों का हार्दिक धन्यवाद कहूंगी फ्लोरेंट टीम की ओर से कि आप सभी ने अपना समय निकाला और इस बहुमूल्य समय में आपने बहुत बहुमूल्य बातें हमसे साझा की हैं, जो कि अंजू जी बैक स्टेज है, अब वो जरूर सुन रही होंगी। अब मैं चाहूंगी कि मेरी टेक्निकल टीम अंजू जी को भी मंच पर जोड़ दें ताकि हम इस बातचीत को आगे की तरफ ले चलें। मैं अंजू जी का एक औपचारिक परिचय आपसे साझा करती हुई चलूंगी। अंजू जी जो है, आप एक कवित्री तो हैं ही, साथ में उससे पहले आप एक उद्यमी भी हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं और 18 वर्षों से नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की कार्यकर्ता भी हैं। और आपके 2 एकल काव्य संग्रह और अब तक 15 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप सम्मानित भी हुई हैं और ये नया संग्रह आपका फ्लोरेंट पब्लिकेशन से हमारे बीच आया है, तपिश जीवन की। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपको बातचीत को आगे की तरफ लेकर चलती हूँ। और आपका स्वागत है अंजू जी। आपको कैसा लग रहा है आपके बारे में, किताब के बारे में, आपके पाठकों से सुनकर? क्या बताऊं, निशब्द। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल निशब्द हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे ये मानव जीवन फिर नहीं मिलना है। जो जीवन मुझे मिल गया है, तो मेरे को जो जीवन मिल गया है, मैं उसी जीवन को अपना अच्छी तरह से इंसानियत का, मानवता की ओर ले जाना चाहती हूँ। बस मेरे को यही है कि जितना मेरे शरीर से निकलता है, इस तन से, क्यों ना मैं दूसरों के लिए करूं। कुछ बार मैं, या मुकेश भटनागर साहब ने कहा या वीना जी ने कहा, तो मैं भावुक भी हो गई कि हाँ, मैंने दर्द को बहुत झेला है। वही मेरा एक घर है जो पहचानता है मुझे। और मैं किसी हद तक दर्द, इसलिए मुझे मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो हम सब जीवन के इस मुकाम पे, सारे सीनियर सिटीजन ही हैं ऑलमोस्ट, आपको छोड़ के प्रियंका जी। तो मुझे लगता है कि जीवन का कुछ हिस्सा, कुछ समय, कुछ क्षण हमें दूसरों के लिए भी करने चाहिए। जितनी मदद हो सके तन से करिए, मन से करिए, धन से करिए, कैसे भी करिए, है ना। जरूरी नहीं धन से ही मदद होती है। किसी को सपोर्ट बनना किसी की आड़े वक्त में, वो भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम है, नेक काम है। और मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए। मेरा स्वभाव है इस तरह से, मुझे लगता है कि निकल सकता है शरीर से तो जरूर करें। बिल्कुल, ये आपका व्यक्तित्व है, आपका बड़प्पन है अंजू जी। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपके इस दूसरे काव्य संग्रह के लिए। और चलिए अब आपकी लेखन यात्रा शुरू करते हैं। फ्लोरेंट पब्लिकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मीना, मोना और मोनिका और चेतना का भी बहुत। उन्होंने, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यू बहुत रहे, बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी पीडीएफ जब उन्होंने बनाया, तो मेरी बहुत हेल्प की। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी तहे दिल से। बहुत शुक्रिया। तो अंजू जी, अब बातचीत को हम आगे की तरफ लिए चलते हैं और मैं बाकी पाठकों से
कहना चाहूंगी कि यदि आप कार्यक्रम में बने रहना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि अब बातचीत हम अंजू जी से करेंगे कि उनकी लेखन यात्रा हमें जाननी है और पाठकों तक पहुंचानी है, और यदि अगर आप इच्छुक हो तो आप लीव भी कर सकते हैं। तो मैं अंजू जी से एक औपचारिक प्रश्न जो कि हम सभी रचनाकार से पूछते हैं जो हमारे लेखन के सफर में आते हैं, क्योंकि जानना जरूरी होता है, शुरू से जानना, तो इसीलिए बात आती है शुरू से। तो एक औपचारिक परिचय मैंने दिया ही है, लेकिन आपका परिचय आपके शब्दों में और आपकी शिक्षा परवरिश कहाँ से हुई है, और सबसे बड़ी बात, यदि आप खुद को परिभाषित करेंगी तो वो किस तरह से करेंगी? अंजू जी। मुझे लगता है मैं बिल्कुल एक साधारण नागरिक हूँ, बिल्कुल आम, और मैं बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली की हूँ। मैंने कोई गांव नहीं देखा। पहले एक बार कोई कविता गांव पे लिखनी थी तो मैं सोच में पड़ गई कि मैंने कभी मैंने देखा नहीं। मेरे पेरेंट्स की पढ़ाई भी दिल्ली से हुई पाकिस्तान के बाद, तो मैंने दिल्ली ही देखा। तो अपने आप तो यही कहूंगी कि मैं एक साधारण नागरिक हूँ, और मुझे बस जानने की इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है शुरू से ही, चाहे मैं यंग थी उस समय भी, और जब मैं उम्र के इस पड़ाव में आ गई हूँ, सीनियर सिटीजन के पड़ाव में, और 16 अगस्त को परसों मेरा जन्मदिन है और मैं 65 साल की हो जाऊं। आपको पूर्व शुभकामनाएं हम देते हैं फ्लोरेंट टीम की तरफ से कि आप ऐसे ही हर साल अपने जन्मदिन को मनाते रहें और इसी तरह से मुस्कुराती रहें। जी अंजू जी, मैं जानना, मैं और मेरे पाठक, हमारे जो श्रोता जुड़े हुए हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे कि आपने लिखना कब से शुरू किया, क्योंकि आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि 65 इयर्स की आप हो जाएंगी, तो लिखना भी काफी समय पहले से शुरू कर दिया होगा। कौन से वो प्रेरक कारक हैं जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि आपके पसंदीदा लेखक या लेखिका कौन है? मैं सच कहूं कि मैं कॉलेज टाइम में थी तो कविताएं लिखती थी। 1978 की बात है ये। तो मेरे पास वो डायरी भी पड़ी है जिसके अंदर मैंने कुछ चंद कविताएं लिखी हैं, वो वाली कविताएं मैंने लिखी। और मैं अपनी कॉलेज मैगजीन राका की एडिटर भी रही। और मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे फादर रहे। मैंने अपने फादर को देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक्स लिखते हुए। वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में थे, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में। तो मैं उनको देखती थी, तो मैं कभी कभी उनसे, छोटी थी तो पूछती थी, आप इसमें बुक में नाम क्यों नहीं है आपका? तो बोलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लिखते हैं ना बेटा, तो इसमें नाम नहीं होता। और बहुत क्लोज थी, और मैं उनके साथ बहुत जगह जाया करती थी, जैसे हैदराबाद हाउस या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मुझे बहुत अच्छे दिन याद है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में ये लाइट एंड साउंड डिवीजन के शो होते थे जो आजकल अक्षरधाम वगैरह में होते हैं। तो मैं उस समय उनके साथ जाती थी देखने के लिए, तो मुझे वहां से बहुत प्रेरणा मिलती थी। अपने फादर को मैंने लिखते हुए देखा, बहुत सारे, उनको भी बड़ा लिखने का शौक था। कहीं अच्छी से कोई चीज पढ़ लेते थे तो वो कटिंग लगा लेते थे, उसकी पेस्टिंग करते थे। रिटायरमेंट के बाद मैंने वो भी देखा। और वो भी देखा मैंने जब वो इंडिया गेट जॉब के लिए आते थे तो साइकिल में से फूक निकाल देते थे, रात को लेट आते थे तो बैठे रहते थे ऑफिस में काम के लिए। तो मैंने बहुत कुछ उनसे, मैं ऑब्जर्व किया, बहुत कुछ उनसे सीखा, लाइफ में बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल, एक पिता जो होते हैं वो रोल मॉडल तो होते ही हैं। अधिकांश बच्चों के जो पिता होते हैं वो उनके लिए आदर्श होते हैं, और बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने पिता के पदचिन्हों पर, यानी आपको लगाव लेखन से और पठन से पहले से ही रहा है, बचपन से ही रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात रही है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं किसी ऐसे फंक्शन में गई थी जो मेरे फादर के कजन आए हुए थे, वो भी किसी मिनिस्ट्री से रिटायर हुए, तो वो मतलब मेरे फादर का नाम लेके बोल रहे थे कि ये अविनाश की लड़की जो है ना, अविनाश पे ही गई है बिल्कुल जी। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। बिल्कुल, वो बहुत गर्व का पल होता है जब आपको आपके माता पिता की तरह लोग जानते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह हैं या अपने पिता की तरह हैं। तो इस बातचीत को हम अब आगे की तरफ ले चलते हैं। बात आती है इस पुस्तक पर, तपिश जीवन की। नाम बहुत गहरा है, एक शब्द में बहुत सारी बातें जहन में आती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, आपने शीर्षक का नाम यही क्यों चुना?
और पाठकों को इसमें किस तरह की रचनाएं, हालांकि हमारे पाठकों ने, जो पाठक अतिथि हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि इसमें विभिन्न तरह की रचनाएं हैं, लेकिन एक लेखक के तौर पर आपने क्या देना चाहा है पाठकों को, वो मैं जानना चाहूंगी। जी अंजलि। मैं कहूंगी कि तपिश जीवन की जो है ना, वो मैंने तब लिखी जब मैं 11 महीने के लिए आइसोलेशन में रही। जब मुझे कोविड के 2020 में जो कोविड हुआ, हालांकि मैं बहुत मंच पे ये बता चुकी हूँ कि 2020 में जो कोविड हुआ तो तब डॉक्टर्स को भी इतनी नॉलेज नहीं थी इस डिजीज के बारे में। और उसके बाद 21 में जब मुझे कोविड हुआ तो मैं 11 महीने के लिए आइसोलेशन में चली गई, क्योंकि मुझे ब्लैक फंगस हो गया था। तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मैं हॉस्पिटलाइज रही, और सेकंड टाइम जब 21 में हुआ तो मुझे बड़ा 11 महीने, मतलब मेरा ग्रैंडसन हो गया, मुझे पता ही नहीं, मतलब मैं अंदर ही रही रूम के। और बहुत तो कष्टदायक टाइम था मेरे लिए। मेंटली फैमिली की सपोर्ट बहुत थी, लेकिन आप जब आइसोलेशन में रहते हैं ना, तो फिर आपका पुरानी यादें आपको कटोचती हैं दिमाग में। तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, आई स्टार्ट राइटिंग। तो फिर मुझे लगा कि अब लिखना चाहिए। फिर मैंने शोक अल्फाज बनाई, और धीरे धीरे मुझे कहूंगी कि भगवान ने मुझे कोविड के सारे दिए। जो 3 कोविड आए, तीनों कोविड हुए मुझे, और चौथे बारी मेरे को ये मार्च अप्रैल में मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया फिर से, क्योंकि उन्होंने कहा लंग्स वीक है, तो मैं निमोनिया हो गया। तो मैं अभी मैंने निमोनिया का भी इंजेक्शन लगवाया इसलिए, और फ्लू का भी लगवाया है, कि जो 5 साल में एक बार लगता है, प्रोटेक्ट करने के लिए लंग्स को, इसीलिए। तो काफी मुश्किलें आपने झेली, और जैसा आपने कहा अकेलापन, कोविड के समय में हम सभी जो हैं एकांतवास में थे, अपने अपने घरों में बंद थे, आइसोलेट थे। जो बीमार थे वो भी, मुझे भी कोविड हुआ है, तो मैं उस परिस्थिति को समझ सकती हूँ कि मैंने भी जो है लगभग 1.25 महीना एक ही कमरे में, एक ही घर में बंद रह के गुजारा। और कैसे गुजारा, और वो समय जो था, सबसे ज्यादा लोगों ने राइटिंग को दिया है। जो भूल चुके थे लिखना उन्होंने भी, और जो लिख रहे थे उन्होंने भी। तो यहाँ देखना चाहिए कि लिखना एक थेरेपी की तरह भी काम करता है, और बड़े बड़े जो काउंसलर होते हैं वो भी सलाह देते हैं कि आप अपने विचारों को लिखिए, अपने अंदर से बाहर निकालिए, ताकि आपके अंदर जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल सके। तो ये बहुत अच्छा एक सहारा भी बना है कि लेखन और पठन के माध्यम से हम अपनी पुरानी चीजों में पहुंचे। नहीं तो सभी कुछ डिजिटल हो चुका है, मोबाइल, आप हम सब इस सुविधा के माध्यम से जुड़े तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसने हमारी जड़ों को भी खोखला कर दिया है। किताबों की जड़ों को खासकर खोखला कर दिया है, कि जो पहले समय पढ़ने के लिए दिया जाता था, किताबों को, पत्रिकाओं को, वो जगह जो है वो अपनी खोती जा रही है। मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत सी किताबें और ये सब पढ़ के बड़ी हुई हूँ छोटेपन से। तो मुझे बहुत खलता है ये चीज जब मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या मैं बच्चों को पढ़ते नहीं देखती हूँ। जी मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सबके विचार मिल रहे हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चों में अब रुझान कम होता जा रहा है पढ़ने का, किताबें पढ़ने का। सब कुछ तो यहाँ उपलब्ध है डिजिटल पे, गूगल में, लेकिन ये जो भावना है क्वात्रा जी की, जो जज्बात हैं, ये और भी फैले, सभी को महसूस हो कि हम न केवल एक मानव जीवन मिला है, हमें इंसानियत और मनुष्यता भी हमें निभानी है। और किस तरह से ये जो लॉ है ना दीपक, बच्चों में अब जगाना है। हमारा ये प्रयास है एक मंच पे कि हम यूथ को कैसे, बर्डिंग पॉइंट्स को कैसे और आगे बनाएं। तो उसमें क्वात्रा जी आप सभी लोग जो है काफी सक्षम है, जो इसको धारा को आगे बढ़ाएं। मैं अपनी पोती को आपको बताऊं, मैं जब कोई नई कविता लिखती हूँ जिसके अंदर थोड़ा सा कोई बच्चों का, छोटे बच्चे, क्योंकि 9 इयर्स की है, तो मैं उसको कहती देख मैंने आज एक नई कविता लिखी, प्रणिका देखो यहाँ पे आके, दादी की कविता सुनो। और मैंने, हाँ सुनो, अब उसको समझ आए या ना आए, तो मैंने उसको कई बार ये भी बच्चों की भी लिखी है। मैं उसको कहती दादी, अब मैंने उसकी फाइनल जब रिपोर्ट कार्ड, उसकी सेकंड का रिजल्ट आया, तो उसकी टीचर का मैंने जब उसकी देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि इसको कविताओं में इंटरेस्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उसकी बात, टीचर की बात पढ़ी, और मैंने काफी एक प्रॉमिस किया कि प्रणिका हम आज इस साल एक प्रॉमिस करते हैं कि आप ड्राइंग बनाओ, है ना, और ये सब बनाओ, और 4-4 पंक्तियां मैं लिखूंगी उस पे, आपने ड्राइंग बनानी है, जैसे बटरफ्लाई। और आपको विश्वास नहीं होगा, अभी मैंने निकाली नहीं, मेरे पास मैंने संभाल के रखी है यहाँ पे पास में ही अपने, तो वो मैंने ड्राइंग्स रखी है उसकी, उसको बना के
कि मैं उन पे जिसने बना के दी, कहीं फ्लावर बनाया हुआ है, कहीं बटरफ्लाई बनाई हुई है, अम्ब्रेला बनाया, तो उसने बना के दिया कि मैंने कहा मैं आप इस पे बनाओ 15-20, तो मैं उसके बाद एक बुक बनाऊंगी इसकी, दादी और पोती का, प्रणिका और अंजू की किताब। तो वो शी प्लीज, क्योंकि बच्चों को जब आप देखो, हम अपने बच्चों को संस्कार और नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? हेलो बात उन्होंने स्कूल में सीख जाना, नमस्ते करना नहीं सिखाएंगे तो कैसे होगा काम? नहीं चल सकती हिंदी संस्कृति ऐसी। बिल्कुल अंजू जी, मतलब हमें तो संस्कार बच्चों को देने ही है। मेरा 3 years, मैं नहीं कहती सब बच्चे करते होंगे ऐसे, लेकिन संस्कार कौन देगा? मैं दूंगी, मुकेश जी देंगे, सुबोध जी देंगे, वीना जी देंगे, सब देंगे। अब वो 3 years का ग्रैंडसन है मेरा, तो मैं उसको उसकी मम्मी को भी मैंने बोला कि बेटा इसको पैर छूना सिखाओ। अब इसको उसको मैंने एक दिन गोदी में ऐसे पकड़ के बैठी रही, मैंने उसको मैंने कहा रूहान पैर छूने से ना, पैरी पौना करने से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, प्यार करेंगे, आगे हक करेंगे, बहुत ज्यादा कस के ऐसे करेंगे। एंड अब मैं रोज देखती हूँ जब उसकी मदर भी छूती है तो वो साथ में आके छूता है। बिल्कुल। तो मैं ये संस्कार हम घर से ही तो देंगे, कौन देगा? अगर हम घर से नहीं देंगे तो कौन देगा? बताओ, ये सिखाएगा कौन? बिल्कुल सही कहा अंजू जी। और मुझे लगता है कि संस्कार तो अगर हम ज्ञान, क्योंकि मुझे बच्चों के पास जाना है तो मैं ना गाड़ी में आपको मुझे अभी होगा। अच्छा जी बिल्कुल बहुत धन्यवाद वीना जी। हाँ जी वीना जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंजू जी बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि संस्कार तो हम ही लोग देंगे, और संस्कार ही पहली सीढ़ी है जो व्यक्तित्व को और चरित्र का निर्माण करती है। तो व्यक्ति को देखने से पता चलता है कि वो कहाँ से संस्कार लेकर आया है या कैसे परिवार से आया है, इस बात का हमें पता चलता है। तो ये तो बहुत जरूरी चीज है, और वो किताबों से भी बहुत मिलता था, मेरा ऐसा मानना है। मैं अभी भी कोशिश करती हूँ, और ये लेखन का सफर कार्यक्रम भी स्पेशली हम लोगों ने इसीलिए 2 साल से हम इसे चला रहे हैं कि हम लोग पाठकों में ये बात भर सकें कि आप सिर्फ ऐसी किताबें ना पढ़ें जो सिर्फ आपके लिए लगता है कि लोग उसके रिव्यू दे रहे हैं या बहुत बड़े नाम हैं। आप ऐसी किताबों को भी ढूंढ के पढ़ें। जो किताबें ढूंढ के पढ़ने की एक बात होती है, मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि आप जाइए, किताबों के बीच में जाइए, किताबों को चुनिए। और जैसे कि अभी हमारे एक पाठकगण ने बताया भी था कि आप ऐसे राइटर्स को मत चुनिए, आप ऐसे राइटर को चुनिए जो कि सच्चाई लिखते हो। तो वो आप कैसे चुनेंगे? जब आप विभिन्न तरह की किताबों को पढ़ेंगे, खोज कर पढ़ेंगे। अब जी बिल्कुल, यहाँ मैंने आपकी जो बात अभी चल रही है हमारी, उसी बात से संबंधित ही अगली बात है, क्योंकि आपकी पहली कविता है चरण पादुका, जिसमें आपने गुरु महिमा का वर्णन किया है। तो मैं जानना चाहूंगी, आपने बताया भी है प्रथम गुरु जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं, आपके घर परिवार वाले ही होते हैं, लेकिन आपकी नजर में सच्चा गुरु कौन होता है, मैं वो जानना चाहूंगी। देखिए मैं ये कहती हूँ कि मैं तो नारायण सेवा संस्थान जाती हूँ, है ना, और जो मेरे को, मैं ये नहीं कहती कि वो गुरु हर कोई अपनी, जिसको जैसी श्रद्धा, जिसको जैसे ज्ञान मिलता है वो उसी को ही गुरु बनाते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य जी की को गुरु बनाया क्योंकि वो एक कुशल धनुषधारी था। और मैं ये भी देखती हूँ कि रामकृष्ण हंस जो परमहंस जी थे, वो बड़ी श्रद्धा से पत्थर पर माँ काली जी की पूजा करते थे। तो गुरु वही है कि जो ज्ञान दे और आपको आत्मशक्ति दे और आपको आत्मबल दे और आगे प्रेरित करे। गुरु वही है जो आपको आत्मशक्ति, आत्मबल देता है, सत्य और ऐसा। देखिए, आप जिस पे विश्वास करते हैं आप उसी को गुरु बनाएंगे, मुझे ये लगता है, सबका यही होता है। अब मैं नारायण सेवा संस्थान जाती हूँ, मुझे लगता है कि डॉक्टर कैलाश मानव जी जो हैं, इनके आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, किस्से में ज्यादा आपको ध्यान रहेगा कि मेरे को कोलाइटिस करके एक बीमारी है जिसका वर्ल्ड वाइड कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब उस पर इंप्रूवमेंट हो सकती है अल्सर में, लेकिन आपको वो डिजीज जा नहीं सकती है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम संस्थान में जाने का सोचा तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया, मेरे परिवार वालों ने, कहने लगे जाएंगे कैसे,
कि आपको बार बार उसमें कोलाइटिस की वजह से बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो गांव में तो नहीं होते हैं। मेरा दिल था कि मैं गांव में जाऊं, देखूं, और वहां जितनी मैं जा सकती हूँ तो जो मैं कर सकती हूँ तो मैं करूं। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने छोटे बेटे के साथ बड़ी मुश्किल से घर वालों को मना के उसके साथ गई, और ये 2006 की बात है, और मैं 1998 से लेके तब से पीड़ित थी कोलाइटिस से। तो मैं जब वहां गई तो वहां से आई, और 6 महीने तक डॉक्टर रणधीर सूद से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था जब वो गंगाराम में थे। अब तो मैदानता के हेड है वो। और मैं 6 महीने तक, मैं 6 महीने के बाद मेरे को लगा मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। मतलब मैंने मेडिसिन छोड़ दी, और मेरे को 2-3 बार बीच में तकलीफ हुई तो मैं एडमिट हुई, तो उन्होंने कहा मेडिसिन खा रहे हैं, मैंने कहा हाँ खा रही हूँ। फिर भी मैंने मेडिसिन कंटिन्यू रखी। लेकिन आज की मतलब जब मैं 30 गोलियां खाती थी और वो मेरी करते करते 5-6 हो गई, तो मेरे को उन्होंने कहा कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, क्योंकि आपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया। जब अपने आप माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, आप राइटिंग में चले जाते हैं या किसी की हेल्प करने चले जाते हैं, तो दवाओं के साथ दुआएं भी बहुत काम करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है लाइफ, दिमाग को आपका मन स्थिर रहने लगता है, ऐसे अस्थिरता में भागता नहीं है। तो मुझे लगा कि गुरु जो है गुरु बनाते, जो लोग मंदिर वगैरह गुरुद्वारे जाते हैं या गुरुओं के पास जाते हैं, तो उनको ऐसे आत्मशक्ति और आत्मबल जरूर मिलता होगा जो जाते हैं। तो मुझे यही शक्ति मिलती है कि अगर मैं दूसरों के लिए कोई काम करती हूँ तो मेरे मन को आत्मसंतुष्टि मिलती है। आप समझ लीजिए, मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि और आत्मज्ञान जो आपके मन में एक विश्वास और आत्मबल पैदा करे, तो वो गुरु का ही कार्य होता है। हालांकि आज के समय में मैं देख रही हूँ कि सीखने सभी जाते हैं, मगर सीखने के साथ में मानता कौन कितना है टीचर्स के प्रति, गुरुओं के प्रति, ये बात कम देखने को मिलती है। अंजू जी, अगला प्रश्न जो मैं करने जाऊंगी उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप तपिश से अपनी पसंदीदा रचना हमसे साझा करें और एक रचना पढ़ के सुनाएं। हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं कि जरूर वो भी सुने। एक चीज और बताऊं कि तपिश में जितनी भी कविताएं आई हैं, जितनी भी कविताएं इसमें पब्लिश हुई हैं, ये सब किसी न किसी मंच द्वारा विजयी घोषित हुई हैं। ये वही कविताएं हैं जिन 7, 8, 9 मंचेस के लिए मैं जो पटल पे लिखती हूँ उनके द्वारा सिलेक्ट की गई, तो मैंने वही ही डाली इसके अंदर। तो मुझे ये मेरी कविता किसी और ने भी किसी रचनाकार ने पढ़ी थी मेरी कविता, तो मैं आज उसी अपने दर्द को ही बताती हूँ। दर्द ये कमबख्त मेरा घर जानता है, इसका शीर्षक है दर्द ये कमबख्त मेरा घर जानता है, एक वही तो है मेरा दर्द पहचानता है। फर्क क्या पड़ता है कौन मुझे समझता है, फर्क क्या पड़ता है कि कौन मुझे समझता है, खुदाई तो है जो कतरे को दरिया बनाता है। दर्द भी अपना है और जख्म भी अपनों का दिया है, बस मैं उसको देखती हूं और जमाना मुझे तकता है। कमबख्त दिल में बैठकर अंधेरे से दोस्ती करता है, अतीत की यादों में मेरे साथ साथ चलता है। इश्क के दर्द को तो वही पहचानता है, दर्दे जिगर में तभी तो कैद रहता है। मुझसे बेहतर मेरे दर्द को कौन पहचानता है, मुझसे बेहतर मेरे दर्द को कौन पहचानता है। कमजोरी को मेरी भांप जाता है,
कभी रुलाता है, कभी हंसाता है। बांटने वाले बहुत होते हैं, बस ये तो भोगता है, बस आह निकाल कर जाता है। सबके दर्द की अपनी अपनी कहानी है, हर कोई लिखना थोड़ी जानता है। सबके दर्द की अपनी अपनी कहानी है, हाँ हर कोई लिखना थोड़ी जानता है। कमबख्त ये मेरा घर पहचानता है, एक यही तो है जो मेरा दर्द पहचानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये रचना मेरी भी बहुत पसंदीदा है, मैं चाह रही थी मैं पढूं लेकिन ये आपने ही पढ़ दी। बहुत खूबसूरत और बहुत गहरी रचना है अंजू जी। और आपकी 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप एक और रचना है वो भी बहुत मन को लगी है और उसका शीर्षक भी है मन का रिश्ता। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी यदि आपकी आज्ञा हो। जरूर। स्वागत जहाँ मन से स्वागत। मन का मिलन हो बलवान, जहाँ मन से मन का मिलन हो बलवान, दोस्ती में नहीं दिखता धर्म ईमान। गुण दोष सब में होते हैं विद्यमान, जहाँ सोच होती है महान, वही सच्चे दोस्त की होती है पहचान। वही सच्चे दोस्त की होती है पहचान। जी बिल्कुल, बहुत सार्थक पंक्तियां। मैं 4 पंक्तियां अपनी भी दूंगी कि ना दिल पर एतबार कीजिए, ना दिल पर एतबार कीजिए, ना वक्त का इंतजार कीजिए, ये जिंदगी है साहिब, जिंदगी से प्यार कीजिए। बहुत धन्यवाद। जी बहुत सार्थक बातचीत अंजू जी और बहुत गहरी रचनाएं हैं। मैं अब बात कर रही हूँ, हालांकि हम देखिए बच्चों की नई पीढ़ी की बात कर ही रहे थे, हमारे पाठकगण भी जुड़े हुए हैं बीच में और वो भी इस बात से सहमत हैं, लेकिन मैं आपका नजरिया और जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि नई पीढ़ी जो है वो हिंदी साहित्य में किस तरफ बढ़ रही है और नए कलमकारों में आपको क्या खास नजर आता है? जी नहीं, मुझे लगता नहीं है कि जी मेरा प्रश्न अभी और है कि और ये भी जानना चाहूंगी कि नए कलमकारों में आपको क्या खास नजर आता है जिससे आप उनके लेखन से प्रभावित होती हैं या नहीं भी होती हैं? जी मुझे लगता है कि उनको, क्योंकि उनमें सांस्कृतिक जो है हमारी चीज है, साहित्य है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। हर कोई कैरियर, युवा जो है ना अपने कैरियर के प्रति जो है ना वो इंटरनेट से, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। उनको राइटिंग से, लेखन से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ को इंटरेस्ट हो, कुछ को नहीं हो, लेकिन क्योंकि ये कंपटीशन का जमाना है, स्पर्धा है इसमें और बेरोजगारी भी है, तो जो जहां पर सोशल मीडिया और इंटरनेट स्ट्रांग होते हैं तो वो बच्चे साहित्य क्यों पढ़ेंगे? जब सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा लिखा हुआ उसमें, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारे टाइम में कुछ इस तरह से अवेलेबल नहीं थी चीजें। अब मुझे याद है मैं 7th में 3rd आई थी तो मुझे एक किताब मिली थी, उसका नाम था अपना हाथ जगन्नाथ, और डिक्शनरी मिली थी साथ में। अब आप सोचिए, आप किसी बच्चे को डिक्शनरी देंगे, मेरे पास तो 7-8 डिक्शनरी अभी भी पड़ी होंगी पुरानी। बिल्कुल सहमत हूँ। मैं वही कह रही हूँ, आप वो वक्त बदल रहा है और बच्चे जो है साहित्य की और बहुत कम बच्चे। आप हम मेरे ग्रुप में भी देख लीजिए आप लोग, जो जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट रहा या लेखन रहा या इंटरेस्ट है, या हिंदी भाषी जो राज्य है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, ये 4-5 जो इधर के हैं राज्य हैं, उनमें हिंदी प्रमुख है एक तरह से। वहां सारा ऑफिशियल वर्क भी हिंदी में ही होता है। अब जैसे दिल्ली जैसे आप कैपिटल में रहेंगे तो कुछ भी नहीं है हिंदी में। आपको जब तक इंग्लिश नहीं आती होगी तो सोचेंगे। तो हमारे जो बच्चों को, एक तो हमारे बच्चों को है ना अब पुस्तकें पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं रहा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है ना, उस तरफ रुझान ही नहीं है बच्चों का।
किताबों की तरफ, और सोशल मीडिया और इंटरनेट उसी की तरफ बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। छोटे बच्चे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही, जिनको पता है मोबाइल ये होता है, तो उनकी क्लासेस भी हुई तो उनका भी इंटरेस्ट बैठ गया, वो फोन छोड़ते ही नहीं है। ये तो इस तरह के जागरूक हमें संगठन बनाने होंगे कि हाँ जी, क्योंकि देखो विचारों का जब हम विचार विमर्श करते हैं तभी हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं जी। अब व्हाट्सएप पे जो हम रूबरू किसी से बात कर सकते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि जो हम बातचीत करते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, राजनीतिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, सीखते हैं, और जब हम नेट खोलेंगे तो वो उतनी ही जानकारी प्रोवाइड करेगा। सभ्यता से तो कोसों दूर चले गए, हम सब लोग हम वेस्टर्न की तरफ ही प्रगति कर रहे हैं, और इतना कंपटीशन का जमाना हो गया है, बेरोजगारी है, कंपटीशन है, ये सब दुश्वारियां साथ में है, और बच्चे साहित्य की ओर क्यों जाएंगे? वो इंजीनियरिंग करेंगे, वो लिखना क्यों जाएंगे? वो वहां से सैलरी करेंगे और वो विदेश चले जाएंगे। अब आप भी देख लीजिए, हम सब में, हमारे सबकी फैमिली में थे, कितने बच्चे इंडिया में रह गए हैं जी। सबके फैमिली में से कितने बच्चे चले गए हैं। मैं अपने 4 भाई बहनों की बात करूं तो मेरे ही बच्चे यहाँ इंडिया में, बाकी सबके कोई ना कोई बच्चा जो है बाहर है। तो जब उन्हें सभ्यता, संस्कार, संस्कृति से वो दूर रहेंगे तो साहित्य की ओर कौन लेके आएगा वापस? इसके लिए तो हमें खुद ही मतलब सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। मतलब जैसे हम पाठ्यक्रम वगैरह चालू करते हैं, इतना बच्चे तो समझते ही है ना, जो नई पीढ़ी है वो मतलब वो पाठ्यक्रम हम जो शिक्षा में वो पढ़ते हैं, उनको उतनी तो जानकारी होती है ना। तो वो अगर हमारा साहित्य भी हमें रोजगार के साधन देने लग जाए तब तो बच्चे इस दिशा में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं कि यदि साहित्य में भी कैरियर का ऑप्शन मिले, जो कि मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े मिलने भी शुरू हुए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को उनकी जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है कि लेखन का जो अभी भी कहीं ना कहीं, खासकर हिंदी लेखन को अभी भी जो है दोयम दर्जे में रखा जाता है, उस तरह से उन्हें आजीविका के लिए उतना नहीं मिल पाता है जिससे कि एक व्यक्ति जो है केवल लेखन पे रहकर जो है अपनी आजीविका चला सके, अपने परिवार को चला सके। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने अंजू जी बताया है। और दूसरी बात, आपने जो ये डिजिटलीकरण की बात बताई है, मैं भी इससे सहमत हूँ। देखिए, आप में भले इस सुविधा से जुड़ रहे हैं, आप हम सब लाइव हैं, तो इस डिजिटल गैजेट की वजह से ही लाइव हो पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने जड़ों को खोखला किया है, उन जड़ों को भरने की आवश्यकता है। मैं खुद जो है एक पेरेंट्स होने के नाते इस बात को समझ रही हूँ कि बच्चों को आज स्कूल में कंपटीशन के नाम पर कितनी बुरी तरह जो है प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपको पढ़ना तो है, मगर आप अपने सिलेबस तक आप उस सब्जेक्ट तक ही सीमित रखा जाता है। जिसे कहना चाहिए ना, खुल के नहीं जीने दिया जा रहा। एक व्यक्तित्व तो खुल के आता है कि व्यक्ति है कैसा, वो नहीं बनने दिया जा रहा। मशीन की तरह उन्हें डेवलप किया जा रहा है कि आपको जो है अगले 10 सालों में इस तरह से बन जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या सिविल सर्विसेज निकालनी है। तो ये वाली जो बातचीत, इस पर जो एक बहुत बड़ा बहस का विषय हो जाएगा अंजू जी, और क्योंकि हमारा समय तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मेरे दादाजी स्कूल टीचर थे, जब पाकिस्तान में थे तब भी थे, और जब इंडिया आए तब भी, और चाहे वो प्रिंसिपल तक गए, लेकिन वो मैं उनको देखती थी, मैथ्स के वो टीचर हुआ करते थे, और ऐसे कर लेते थे, वो यहाँ से उंगली शुरू करनी, उन्होंने यहाँ से टोटल कर लेना। आप समझे? इस उंगली से शुरू करना और ऐसे करते टोटल कर लेना उन्होंने, टोटल कर लेना। और आजकल के बच्चे बिना कैलकुलेटर के काम नहीं कर सकते, आप ये सोच लो। हिंदी में गिनती नहीं आती थी, वो तकसीम कर लेंगे, उसको जरब कर लेंगे। मुझे याद है वो उर्दू के वर्ड यूज करते थे, तकसीम हो गए,
कर लेंगे, जरब कर लेंगे इसको, है ना। लेकिन वो उन्होंने कभी कैलकुलेटर, उनका दिमाग ही कैलकुलेटर होते थे। बिल्कुल, हम ही देखिए हमें कितने तो नंबर सभ्यता याद और होते थे, लेकिन संस्कृति आज कहाँ के से समय में आएगी? नंबर याद बच्चा नहीं होते हैं। अभी जगह जी। मेरी जनरेशन तो फिर आपसे बात कर रही है ऐसे रूबरू होके। अब जो बच्चे यहाँ से विदेश पढ़ने जाएंगे, उनके बच्चों को क्या पता संस्कृति सभ्यता क्या होती है। बस वो दिवाली वाले दिन फोटो खिंचवाएंगे दो कि इंडियन फेस्टिवल है, बाकी फेस्टिवल्स का उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। पता ही नहीं। और ये एक तरह से मतलब अध्ययन का और अध्यापन का दायरा जो है ना बड़ा सिमटता जा रहा है। जी। मैं वही बार बार कहूंगी, हमारे संस्कार भी कम हो रहे हैं। हमारी कितनी पुरानी सभ्यता है हमारी, कितनी पुरानी, लेकिन बच्चों को तो कुछ है ही नहीं, उनके मतलब याद नहीं उनको कुछ। उनको तो वही याद है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, और फिर वो थोड़े दिन बाद खुद ही गूगल सर्च करके अपने प्रोजेक्ट, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो वो राइटर ने लिख दिया, जिन्होंने लिखा है, वही आगे कंटिन्यू होती है। बिल्कुल। तो ये तो दामोदार जो है वो साहित्यकारों का है, लेखकों का भी है कि वो कुछ ऐसा लिखें। और खासकर आजकल ये डिजिटल प्रोग्राम जो चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदी लेखन में विकास नहीं हो रहा है, देखने भी मिल रहा है, समझने भी मिल रहा है, लेकिन इसका रुख कहीं ना कहीं घर से आएगा। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और जाने किताबों जो होती हैं, किताबें जो होती हैं वो सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। देखिए आप डिजिटल में क्विक सब कुछ आपको आसानी से मिल सकता है, लेकिन जो ठहराव होता है, जो एक स्थिरता होती है, वो आपको किताबें प्रदान करती हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगी, सबसे अनुरोध करूंगी कि आप जो है अपने बच्चों को, अपने मित्रों के बच्चों को, उनको किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं अपने घर की बात करती हूँ जी, मैं अपने घर की बात करती हूँ। मेरा ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, मैं तारीफ नहीं करूंगी, रात को 10-10 12-12 बुक्स पढ़ के सोते हैं बच्चे, स्टोरी सुन के सोते हैं उनमें। तो बहुत अच्छी बात है। वो टीवी देखते ही नहीं है, मैं भी टीवी देख रही होंगी अगर कभी, तो वो स्विच ऑफ कर देगी आगे। जी, तो ये अंजू जी बहुत अच्छी आदत आपने अपने परिवार में बनाई है। आशा करती हूँ कि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो इस परिचर्चा का लाभ उठाएंगे और वो भी जो है पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को साझा करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मुझे जुड़कर, और बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना समय निकाला, हमसे बातचीत की। और साथ ही साथ अंजू जी आपने जो है संदेश भी दिया कि किस तरह से हमें अपनी नई पीढ़ी को तैयार करना है संस्कारों के साथ और किताबों के साथ में। तो दोस्तों हमारे साथ अब तक जुड़ी हुई हैं अंजू क्वात्रा जी, जिनकी पुस्तक तपिश जीवन की पर हमने आज परिचर्चा की, और साथ में उनके पाठकगण भी हमसे जुड़े थे और बहुत सार्थक परिचर्चा रही। यदि आप अभी जुड़ रहे हैं तो जरूर इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, यूट्यूब पे भी जल्दी उपलब्ध होगी, और आप जरूर सुनिए और जरूर ये पुस्तक मंगाइए। आप अमेजन से मंगा सकते हैं या फिर आप सीधे सोरेन पब्लिकेशन से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो जरूर पढ़ें तपिश जीवन की और जाने अंजू क्वात्रा जी के माध्यम से जीवन के कैसे रंग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद जी, मुकेश जी, प्रियंका जी, वीरा जी, सरोज अग्रवाल जी, सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। चलिए विदा लेते हैं, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, हम जल्दी मिलेंगे एक नई पुस्तक नए रचनाकार के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। नमस्कार।